तो ये सब सट्टेबाजी है की जा रही है। ये मोदी मैजिक नहीं है। वोट किसी और को दिया और फिर बीजेपी कैसे जीत गई। हो सकता है 500 से हम 600 के बीच में सेटिंग कर दें और वो जिसको भी डालें वो केवल बीजेपी को वोट जाए। वहाँ पे दिखाया गया कुछ और, काउंटिंग कुछ और हुई, जीत किसी और को दिलाया गया, उस पर पूरी कंप्लेन हुई, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया। और 16 वोट से जीत रहे थे, बाद में उनको हरा दिया गया। जो है इसमें घपला हुआ है, जिसके बदौलत जो है ये सत्ता में आया। मैं फाइल करूंगा, अभी इस पे चर्चा कर रहा हूँ। ईवीएम के हैक के बिना ऐसी जो नहीं हो सकता है। अगर कि जो है तीनों राज्य में जो एक पार्टी अचानक आ जाए जिसकी जो कहीं कोई नाम नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, मीडिया में नहीं थी, पब्लिक में नहीं थी, पब्लिक ने खुद वोट नहीं दिया, वो कह रही है कि भाई हम वोट किसी और को दिए और फिर बीजेपी कैसे जीत गई। तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि 100% नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 60%, 70% हो, 50% मिनिमम जो है इसमें घपला हुआ है, जिसके बदौलत जो है ये सत्ता में आया। लेकिन इसमें नेताओं के बयानबाजी हो रही है। वहीं पे जो है संजय रावत ने भी कहा है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, और दूसरा जो है दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से हम जीत रहे थे और वैसे जो है ईवीएम से हम हार गए। देखिए, मेरे पास आज सुबह में जो है किसी ने जो है राजस्थान का भेजा कि वहाँ 200 का पूरा 199 का पूरा भेजा। उन्होंने देखा, उसमें मैंने देखा तो उसमें 151 से 190 से 51 के बीच में जो वहाँ कांग्रेस जीत रही है और उसके बाद से जो है बाकी बीजेपी जीती। आप बताओ कि जो बैलेट से जो हो रहा है तो वहां पे कांग्रेस जीत रही है और बाकी में जो है ईवीएम में मोदी जी जीत रहे हैं, योगी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जीत रहे हैं। तो आप क्या सोच सकते हो, इसमें घपला नहीं है तो क्या है। आप ये बताओ कि जहां पे 2700 वोटिंग होता है और वहाँ पे 2200 और 2000 की काउंटिंग होती है, जो कि जिसमें धीरज गुज्जर जहाँ से लड़ रहे थे। आप बताओ कि वहाँ पे घपला नहीं है तो क्यों 2200 काउंटिंग होती है और 2700 क्यों नहीं काउंटिंग होती है, जहाँ पे वो 16 वोट से जीत रहे थे और 16 वोट से जीत रहे थे, बाद में उनको हरा दिया गया। तो इस तरह घपला जो अनेकों हुई है। एमपी में जो है 16,000 कंप्लेन हुआ। छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है कि सभी लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं। अचानक ये क्या ऐसे माजरा हुआ, क्या ऐसे हुआ कि 3 दिन पहले जो उन्होंने नरेशन क्रिएट किया, टाइम्स नाउ वगैरह ये सब, इंडिया टुडे वगैरह, और उसके बाद से ये पूरा फीजा चेंज हो गया कि 167 आएगा, वहाँ पे 116 आएगा, वहाँ पे 54 और समथिंग आएगा। ये तीनों राज्य में बनाना, तेलंगाना को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि तेलंगाना भी अभी कर लेते तो बहुत बड़ा एक बवाल होता। इसलिए तेलंगाना को कहा कि भाई जाने दो, इन तीनों राज्यों को हम कर दो। अब देखो क्या करेंगे आप क्या कहाँ जाएंगे। देखो क्या है कि ईवीएम जो है ना, उसको जांच करना पूरी ईवीएम को पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि ईवीएम को 110 के बाद से हम 500 तक उसमें सेटिंग कर दें। हो सकता है 500 से हम 600 के बीच में सेटिंग कर दें और वो जिसको भी डालें वो केवल बीजेपी को वोट जाए। तो ईवीएम को जांच करना, परखना पूरी तरह से ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना है इसलिए ईवीएम को पूरी तरह से चेंज होनी चाहिए, उसकी बदलाव होनी चाहिए। मैं जो है इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन फाइल करने वाला हूँ और कंप्लेन फाइल करूंगा और कंप्लेन फाइल करके और उसके बाद से फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से जाने के बाद से इसके ऊपर जो है एक एक्शन लूंगा, इस पे एक्शन लूंगा और 100% मुझे मालूम है। तो आपने फाइल तैयार कर दी है? हाँ, कर दी है। इस पे मैं फाइल करूंगा। अभी इस पे चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा करने के बाद इस पे फाइल करूंगा और इलेक्शन कमीशन से डिमांड करूंगा कि 10 तारीख का जो ये वोट है इनका, इसको रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट से भी होगा कि इसको जो रोकी जाए और फिर से इस पे चुनाव किया है। क्यों नहीं चुनाव हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब अमेरिका जैसी कंट्री में, जब अमेरिका है, ब्रिटेन में, कई सारे ऐसे कंट्री में जब ऐसी घटना हुई, उस घटना में जो फिर से चुनाव हुआ, तो यहाँ पे क्यों नहीं चुनाव हो सकता? हमेशा जो है डेमोक्रेसी को बचाना है तो एक छोटी सी भी गलती होती है उसकी सुधार करनी चाहिए। यहाँ तो पूरी गलती है, पूरी चोरी है। तो पूरी चोरी को खत्म करने कहाँ नहीं हिमाचल। अब बात यही आती है कि हिमाचल और कर्नाटक हम जीते। हिमाचल करना, वहां पे भी इनकी पूरी तरह से इनकी साजिश थी, पूरी इनकी जो है एक प्लानिंग थी कि कैसे कैसे क्या करना। लेकिन हम वहाँ चुस्त थे, दुरुस्त थे, जिसके वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा बचा सके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें लग रहा था थोड़ा सा हमें कांग्रेस के जो लीडरान हैं उन पे भी थोड़ा सा हमारी जो रंजिश है कि हम जानते हैं कि सामने वाला छोटा सा चोर नहीं, बड़ा चोर है, डकैत है। जब डकैत के सामने एक सीधा आदमी खड़ा है और उसको लड़ाई लड़नी है तो उस डकैत के सामने आप महाडकैत आपको बनना पड़ेगा और आपको वहाँ पे कम से कम लाठी डंडा और बंदूक लेकर खड़ा होना चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी का हनन करेगा, जो संविधान का हनन करेगा, ईवीएम में छेड़ का हनन करेगा, उसे लाठी से डंडा से नहीं, उसको बंदूक से उड़ा देंगे। लेकिन बात आती है कि हमारे लीडरान जो है ना, वो घर में सो रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि भाई जीत गए। तो इस पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके काम करनी चाहिए थी। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई हमारी कांग्रेस पार्टी में कि अब एनजीओ काम करने लगे हैं। अब बाहर से कोई एनजीओ आता है, वह काम करना स्टार्ट कर देता है। बाहर से कोई लोग आते हैं 2 साल 4 साल में और वो पीए बनते हैं, सीए बनते हैं और बनने के बाद से वही उसको कंट्रोल करने लगते हैं। तो जो कांग्रेस के जो मेन है
वो बेचारे साइड हो जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन होगा तो बीजेपी चोरी करेगी और हमेशा चोरी करके वो जीतती रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमें डेमोक्रेसी को बचानी है, तो इसके लिए हमें तत्पर होनी पड़ेगी, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आगे जानी पड़ेगी। और इसके लिए एक ही है दरवाज़ा जो आपके लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के साथ उसका सहपाठी बन चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट है जहां से हमें न्याय का थोड़ी सी आशा है कि वहां मिल सकती है कि हमें न्याय। लेकिन ये फाइल जो तैयार की है, क्या क्या इन मांगों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में मांग है कि जो इतनी सारी जो आपत्तियां जो इलेक्शन कमीशन में गई कि भाई यहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, उस पर क्या संज्ञान लिया गया, और जब इतनी सारी आपत्तियां हैं उसके बाद से भी इस इलेक्शन को क्यों नहीं रुकवाया गया। इसके साथ साथ इतनी सारी कई सारे ऐसे जगह आए जहां पे वोटिंग जो है वहां पे दिखाया गया कुछ और, काउंटिंग कुछ और हुई, जीत किसी और को दिलाया गया, उस पर पूरी कंप्लेन हुई, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया। और जब ऐसी थी कि वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं रोकी गई, ये सब चीज़ों पे, और साथ साथ अगर इस तरह की है गतिविधियाँ तो इस ईवीएम को बैन क्यों नहीं किया जाए, बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराई जाए। क्योंकि जापान जैसे कंट्री है वो भी बैलेट पेपर से ही कराती है, जो चिप्स इंडिया को प्रोवाइड करती है, ईवीएम इंडिया को प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है इसको रोक लगानी चाहिए और फिर से डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो बैलेट पेपर को लाना चाहिए। कि दोबारा चुनाव हो, 100% दोबारा होने चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए दोबारा चुनाव? जब यहाँ पे जब हम जानते हैं कि हमारे ये घर जो है, हम आप घर बनाते हो ना, जब घर बनाते हो तब आपको पता चलता है कि घर में जो है सीलन है, बनाना स्टार्ट किया वो सीलन है, चाहे घर में जो है कहीं कहीं आपको पता चला वो दरार आ गया, उसमें वो टूटने वाला है, चाहे उसमें कहीं होल हो गया, पता चला छत सही से नहीं बना, वो गिर जाएगा कभी भी। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? बिल्डिंग को फिर से तोड़ते हो और फिर से उसकी जो है फिर से नींव को मजबूत करके उसको बनाते हो। तो उसी तरह से डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी और मजबूत नींव जो होती है वह इलेक्शन होता है, चुनाव होती है। चुनाव प्रक्रिया से हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे संविधान बाकी चीज़ों को, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम चुनाव करते हैं, जो कि हमारे लिए लॉ बनाता है, हमें रिप्रेजेंट करता है। जब वही नहीं रहेगा, जो मेन बेस है जिसके बेसिस पे ये संविधान से लेकर सब कुछ है, वही नहीं है, तो फिर से चुनाव, फिर से हमें अपनी नींव को मजबूत कर घर तो बनानी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे फिर से चुनाव होने चाहिए। शिकायतें हैं जो आपके पास में आ रही हैं? देखिए, मेरे पास जो कहने के लिए जो है कम से कम 20,000 शिकायतें ऐसी हैं कि जो कि लोग का कहना है। अब आप देखो ना कि राजस्थान के जो है मेरे पास, मैं आपको बताया, मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे ऐसे आए हैं कि जहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं उसमें देखी गई है कि वहाँ पे बैलेट में हम जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसमें जाते हैं उसमें कोई और जीत रहा है। तो उस कंडीशन में कैसे हो गया कि बैलेट में हम जीत रहे हैं, ईवीएम में हम जा रहे हैं तो हम हार जा रहे हैं। और पहले जो वही चुनाव, अभी बताओ कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह और जितना मीडिया इनके चैनल है, ये पहले क्या शो करते हैं कि 167 आएगा, 120 आएगा, 115 आएगा। जो ये बताते हैं मीडिया वाले, नेता बताते हैं, वही मीडिया वाले बताते हैं। और जो बैलेट खुलता है तो बैलेट को ही पता चल जाता है, अब बैलेट भी वही जो है रेशियो दिखानी स्टार्ट कर देती है। इससे आपको क्या लगता है? इससे आपको लगता है कि नहीं कि पहले ही चुनाव के नतीजे आने से पहले अगर कोई आपसे बोल दे कि वो जीत जाएंगे, भैया वो 20,000 पाएंगे, भैया वो 20,000 10 वोट पाएंगे, और पता चला कि 20,000 10 ही वोट पाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ना कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। तो ये सब सट्टेबाजी की जा रही है। ये मोदी मैजिक नहीं है, ये मोदी और अमित शाह मैजिक नहीं है, ये चोरी मैजिक है, ये डकैती मैजिक है। जो डेमोक्रेसी का जो हनन किया जा रहा है उसको चीर चीर किया जा रहा है। अब मैं बताऊं एक छोटा सा एग्जाम्पल, लोग अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी मैं बता दूं। मैं एम्स में अभी अपने रिलेटिव का जो कैंसर का इलाज करा रहा हूँ, तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे जहाँ पे आपको 500, 200, 300 रुपया लगते थे स्लिप कटने के लिए, वहाँ पे 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपया लग रहे हैं, वहाँ पे 3-3 हज़ार रुपया लग रहे हैं। जहाँ पे आपको 10,000 में आपके पूरे इलाज होते थे, वहाँ पता चल रहा है कि लाख और 5 लाख में वहाँ पे इलाज हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि क्या महंगाई बढ़ गई है। लेकिन लोगों को समझना होगा, रोड पे आनी होगी और अपने हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़नी होगी, जिससे डेमोक्रेसी को, आवाम को बचाई जा सके। ये कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज दे रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को क्या अनाज दे रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को अनाज की बात करते हैं, यानी 80 करोड़ जनता अभी भी गरीबी रेखा से नीचे इनके कार्यकाल में। और ये कहते हैं कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। राम और सबके हैं, सबके आराध्य हैं, कृष्ण सबके आराध्य हैं, इस देश के आराध्य हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, राम, रहीम करके पाकिस्तान, हिंदुस्तान पे अब नहीं चलेगा। यहाँ पे 24 में कुछ बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए ईवीएम को हटाना होगा, तभी डेमोक्रेसी बच पाएगी।